अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि आज का दिन कोर्ट्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो अहम केसेस हाई कोर्ट में है। इमरान खान साहब के दो अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में है, समाअत के लिए फिक्स हुए। और इसके अलावा सुहेल आफरीदी की मुलाकात से मुतालिक केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाना है। तो इन केसेस से क्या नतीजा निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बजट केपी का एक मसला बना हुआ है कि इसको कितना पेश करना है, कब पेश करना है, करना भी है कि नहीं करना। तो इसके ऊपर कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ गुफ्तगू की है G7 ममालिक के इजलास में, और वहाँ पर उन्होंने मोदी के बारे में भी जो बातें की और मुमकिन माहदे के हवाले से जो बातें की हैं, वो भी काफ़ी कुछ रिवील कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आगे का क्या मंजरनामा है। और फिर इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब के एक और कॉलम की भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के कौन से अहम केसेस आज समाअत के लिए फिक्स हैं। तो जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के दो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी सज़ा मुअत्तली की अपीलें फ़ाइल की गई थीं, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बज़िद हैं कि जनाब ये सज़ा मुअत्तली की बजाय मेन अपील के ऊपर ही फ़ैसला करेंगे। और इसके लिए उन्होंने पहले एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा मोहलत दी, और अब एक लंबे गैप के बाद इसकी आज के दिन हेयरिंग होने जा रही है। सलमान सफदर साहब के पास ये आखिरी मौका है, बकौल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आखिरी मोहलत है कि वो मरकज़ी अपीलों के ऊपर दलाइल दे दें। जबकि सलमान सफदर साहब उसूली मौक़िफ़ पे हैं कि हमने तो सज़ा मुअत्तली की बात की है, तो हम उसी तक रहेंगे, और अगर आप मरकज़ी अपील की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर हमारी क्लाइंट से मुलाकात होने दें। लेकिन क्लाइंट से मुलाकात इस बीच नहीं हो सकी है। तो यानी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, तो उनके पास ये उज़र है कि वो इस केस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब देखना ये कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस मुतालिक जो है क्या एक और मोहलत देंगे या कोई सख्त फैसला करके आगे केस की समाअत बढ़ा देंगे कि चलें भी ठीक है, अब आप नहीं दलील दे रहे तो ना दें, हम खुद ही कोई जो है वो एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर देते हैं जी, उधर से भी वकील हम कर देते हैं। क्योंकि ये हमने माजी में देखा है इस तरह की चीज़ें कि अगर इमरान खान साहब के वकील किसी वजह से नहीं दस्तयाब हुए या वो कोई और उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है फैसले से, तो ये कह दिया जाता है कि जी आप फारिग हैं, फिर सरकारी वकील ही दे दो। तो अब देखना है ये कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस हवाले से क्या करते हैं। दूसरा जो अहम केस है वो तौहीन अदालत पर मबनी केस है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकात नहीं करवाई इमरान खान साहब से अदालत के हुक्म के बावजूद। तो इस सिलसिले में भी केस की समाअत यही बेंच करेगा, यानी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ जो कि जिनके बेटे ने, आपको पता है, दो बच्चियों को रौंद दिया था और फिर उनको कुछ भी नहीं कहा गया था, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकी थी, दे दिला के मामला ख़त्म हो गया था। तो बहरहाल ये दो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और साथ उनके बेंच है, ये बैठ के ये केसेस दोनों सुनेंगे। दोनों में कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सके। अच्छा, इसके अलावा हाई कोर्ट में एक और केस भी सुनवाई के लिए फिक्स हुआ है, और वो है सुहेल आफरीदी का केस, जिसमें चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए एक मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। और लास्ट टाइम उसके ऊपर एतराज़ात का कुछ मसला मसाइल था, वो सारे एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। तो अब इस केस की समाअत आज होनी है। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है उसको पेश करने के लिए अब मुमकिन तौर पर 19 जून की डेट दी जा रही है, और मकसद यही है कि अगर 18 जून को अदालत की तरफ से ये कोई फ़ैसला आ जाए मुलाकात का, इसी बहाने कोई मुलाकात हो जाए, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब के पास भी एक फेस सेविंग होगी कि देखें जी मैंने अपनी बात मनवाई, और उसके बाद वो बजट भी पेश करेंगे। लेकिन अगर अदालत की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया और उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल कंडीशन में होंगे, क्योंकि अगर वो बजट पास करेंगे तो फिर भी मसला होगा, और अगर बजट पास नहीं करेंगे तो फिर भी मसला ही होगा। तो ये सुहेल आफरीदी साहब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है आज का, और उस केस की समाअत भी। तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दो अहम केसेस की समाअत है।
और यहाँ पर जस्टिस मजहर अली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा और इन केसेस में इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर जो पाबंदी है, एक तो उसको चैलेंज किया गया था और दूसरा डॉक्टर उज़मा की जो दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला था कि जी बोर्ड बन जाए और बोर्ड डिसाइड कर ले, तो उन्होंने उस फैसले को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो देखना ये कि इन दोनों केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्मनामा आता है। वैसे तो आपस की बात है, अदालतों से आने वाले अब केसेस के फैसले या उनकी खबरें ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे अमल दरामद भी सिर्फ उन्हीं फैसलों पर होता है जो इस निज़ाम को, इस सिस्टम को सूट करते हैं, उनकी मर्ज़ी और मुशावरत से होते हैं, या आप यूँ कह लें कि जिस पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जहाँ हम ये देखते हैं कि कोई फ़ैसला, अगर कोई भूला भटका फ़ैसला ऐसा हो कि जिससे पीटीआई के किसी मेंबर को कोई छोटी मोटी बात पे भी रिलीफ मिल रहा हो, तो उसके ऊपर भी ये सिस्टम अमल दरामद ही नहीं करता। हत्ता कि यानी मीना खान आफरीदी जो है वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए जर्मनी जाने के लिए, तो फिर भी उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से फ्लाई नहीं करने दिया गया। एफआईए ने वहाँ पे उन्हें रोक लिया। तो इतनी छोटे और मामूली मामलात के ऊपर भी जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको सेट असाइड करके मनमानी की जाती है इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये तो अब एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पिछले दिनों एक फैसला दिया था ईमान मजारी और हादी चट्ठा के केस में, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी आप उनकी अपीलें सुने। लेकिन पूरा महीना गुजर गया, 2 हफ्ते क्या 4 हफ्ते गुजर गए और हाई कोर्ट ने कोई तकल्लुफ ही नहीं किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चूंकि इस निज़ाम के अंदर अब कोई हैसियत और कोई वैल्यू नहीं है और उनके जजेस को तो वो बिल्कुल टके टोकरी करके रख दिया है। तो फिर नीचे हाई कोर्ट्स की भी इतनी जुर्रत बन चुकी है कि वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई वजन नहीं लेते, कोई भार नहीं लेते। वो कहते हैं भाई दिया तो दिया रहे, हमारी मर्जी। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, उन्होंने ईमान और हादी का जो केस था वो पूरा महीना लटका के भी नहीं सुना और ना उसके ऊपर कोई फैसला किया। बहरहाल इस केस को अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वैल्यू क्या है। वैल्यू सिर्फ ये है कि वही फैसले पे अमल दरामद होगा जो कि इस निज़ाम की मर्जी होगी, और अगर नहीं होगा तो कोर्ट्स की कोई जुर्रत नहीं है कि वो इस मामले के ऊपर खुद एहतसाबी कर सकें या दूसरे को किसी को एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर सकें कि जी आपने कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों नहीं किया। बहरहाल जो भी है इस पर नज़र तो रहेगी कि आखिर कोर्ट के फैसले क्या आते हैं, क्योंकि इससे ये भी अंदाज़ा होगा कि पीछे क्या चल रहा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये कोर्ट के फैसले हों या टीवी टॉक शोज़ की गुफ्तगू हो या इस्टेब्लिशमेंट के हामी एंकर्स या ये जो सहाफ़ी होते हैं उनकी तरफ से जो गुफ्तगू होती है, तो इन चीज़ों से पता ये चल रहा होता है कि पीछे सोच क्या चल रही है। तो अगर तो इसमें कोई हमें लचक नज़र आई कि जनाब कोई मुलाकात की उम्मीद है, नवीद है, तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो सहाफ़ी जो कि ये बात कर रहे थे कि कुछ बातचीत हो रही है और ये यकीन दहानी भी कराई गई है पीटीआई को कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, किसी एक बहन की करवा दी जाएगी वो। तो इसके ऊपर आज मैं रिजवान गिलज़ाई को भी सुन रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी जब 10,000 लोगों को कॉल दे दी गई तो फिर उसके बाद ये फैसला चेंज हो गया कि ठीक है फिर हम भी मुलाकात नहीं करवा रहे, वरना मुमकिन था कि एक बहन से मुलाकात हो जाती। अच्छा, अब इस पूरे मामले को देख के ना मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि अव्वल तो इमरान खान साहब की मुलाकातें रुकनी चाहिए, लेकिन अब ये उसूल वगैरह और जो हकूक़ हैं उनको हम एक तरफ के लिए साइड पर रखते हैं, क्योंकि अब तो खुल के जो पार्टी है वो सामने है ना कि भाई हम तो नहीं किसी भी कानून अदालत वगैरह को मानते, हक को हकूक़ को नहीं मानते। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर तो आप आमने सामने आ गए कि जी आपका क्या मसला है और आपका क्या मसला है। अब इधर ये खबरें आती हैं कि जी अलीमा खान साहिबा चूँकि ये चाहती हैं कि कोई डील का तासुर ना जाए जी, इसलिए वो कॉल दे देती हैं। जब वो कॉल देती हैं तो वो फिर अना का मसला बना देते हैं कि जनाब फिर हम भी मुलाकात नहीं करवाते, क्योंकि अगर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि जी हमने कोई मज़ाहमत करके और ज़ोर ज़बरदस्ती करके और बंदे बुला के मुलाकात की है, तो हम तो इसको फिर बदमाशी समझते हैं और हम भी नहीं फिर मानते। तो दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है कि एक ना का भी मसला बन चुका हुआ है कि जहाँ पर एक फरीक ये चाहता है कि जी किसी भी किस्म की डील या कमज़ोरी साबित ना हो, और दूसरी तरफ का जो फरीक है वो ये समझता है कि किसी भी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग साबित ना हो अगर कोई रिलीफ मिल रहा हो।
तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त ये एक फरीक है, यानी फैमिली या पीटीआई, इसको जो भी आप कह लें, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बात उसूली तौर पर उनकी ठीक है कि डील का तासुर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हक है इमरान खान साहब का कि फैमिली से मुलाकातें हों। लेकिन मसला ये है कि फिर अगर आप इसको डील का तासुर ना देना चाहें तो उसके बदले में आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो ये होना कि आपके पास बहुत पावर है और आप बड़ा स्ट्रांगली जो है वो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं सिस्टम को, या आप उनको प्रेशर डाल सकते हैं। वो तो आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी इस मामले के ऊपर, पार्टी भी टोटली इस मामले के ऊपर यकसुई नहीं है कि जी हाँ हमने इकट्ठे करने हैं बंदे। या तो ना कि चलें कम से कम आप लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरे बंदे फिर इकट्ठे करके दिखा दे, वो भी नज़र नहीं आ रहा। वजह ये है कि जनाब पार्टी जो है वो आपकी क्या करती है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वालों को कहती है कि जनाब ठीक है, अगर टाइम पीरियड के लिए होता है हम इकट्ठे कर देंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब अलीमा खान साहिबा को कन्वे करते हैं, अलीमा खान साहिबा ट्विटर पर डाल देती हैं। बाद में जब वहाँ पे चंद लोग आते हैं पार्टी के, वो कहते हैं जी हमें तो कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी गई। शायद खट्टक साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जी तंजीम को बताया नहीं गया। तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई तंजीम होती है तो वो पूरे तरीके से वो करती है। तो भाई हमें पता है, आपको पता है, 2-3 दिन पहले जब उन्होंने ट्वीट किया है तो सबको पता था कि जी 10,000 की कॉल है। तो आपको क्यों नहीं पता चल सका कि 10,000 की कॉल है? और शेख वकास अकरम साहब आके कहते हैं कि जनाब आप लोग 10-10 लाख रुपए कौमी असम्बली से ले रहे हैं, तो अगर 2 लाख रुपए लगा के लाना भी पड़े लोगों को तो क्यों नहीं आप ला सकते? लाना चाहिए आपको। फिर अगर कॉल दी थी तो उसको पूरा करना चाहिए था। तो मतलब वही पुरानी कहानी है, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने अपना जारी कर दिया एलामिया कि जनाब हमने तो कन्वे कर दिया था। इन्होंने बल्कि हमें खुद ही कहा था कि हम तैयार हैं अगर फिक्स टाइम के लिए हो। तो वो ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने बात तो कर ली और हमें तो नहीं कन्वे किया गया। तो अजीब इनका वो आपस में एक चल रहा है मसला। अब उस सारे चक्कर में हो क्या रहा है? उस सारे चक्कर में हो रहा है कि वो बंदा जो अकेला अडयाला में बैठा हुआ है, किसी को ये तासुर नहीं देना कि जी डील का तासुर नहीं देना। किसी को ये मसला है कि नहीं जी उसने बंदे नहीं लाने। किसी को ये मसला है कि उसने ये नहीं साबित होने देना कि जनाब हम कोई कमज़ोर पड़ गए हैं। किसी को ये मसला है कि जनाब सिस्टम को ये मसला है कि हमने ये नहीं तासुर देना कि जनाब हम किसी प्रेशर में आ गए हैं। सब अपने अपने मसले लेके बैठे हैं। और असल में जो बंदा बेचारा मसले में है कि जिसकी मुलाकातें बंद हैं, जो गर्मी में है, जो कैद तन्हाई में है, जो बीमार है, जिसकी आँख का भी इशू है, उस बंदे का मसला किसी के भी मसले से क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कम इम्पॉर्टेंट है? तो भाई सिस्टम को तो उसकी परवाह नहीं है, सीधी सी बात है। सिस्टम तो उसको अपना मुखालिफ समझता है, तो वो तो नहीं उसकी फ़िक्र करेगा। तो फ़िक्र किसने करनी है अल्टीमेटली? इस फरीक ने। तो भाई अगर कोई आपको मिन्नत तरला करके भी मुलाकात मिल रही है, एक बंदे की मिल रही है तो एक बंदे की ले लें। तरला करके मिल रही है तो तरला करके ले लें। तरला करके इलाज मिल रहा है तो तरला करके इलाज करवा लें। वजह यह है कि आपके पास पीछे बंदा नहीं खड़ा। हाँ, अगर बंदा खड़ा हो, वाकई आप लोग बंदा जमा कर सकते हो, तो फिर बात भी ठीक है कि चलो भाई ठीक है, हमारे पास जब ताकत है तो हम क्यों तरला करें। तो जब नहीं है तो फिर अपने बंदे की फ़िक्र तो खुद ही करनी है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर इन मामलात पे बात अटकी हुई है तो क्या है। फैसल वावडा साहब भी आज शफ़ी जान साहब के साथ बात कर रहे थे नदीम मलिक साहब के शो पर। तो उन्होंने कहा जी 3 माह का बजट पेश कर लें, डील ले लें, हम आपकी करवा देते हैं, आप बजट पास करवा लें। मुलाकात के लिए मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं पाँव पकड़ लूँगा। यानी वो ये कह रहे थे कि आप जब ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जी हम बजट नहीं पास कराएंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर दूसरी तरफ सिस्टम भी अपने मसल पूरे दिखाता है। और जब आप अच्छे बच्चे बनते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब इनके बारे में कुछ सोचना है। तो फिर यहाँ पर जो पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई की अंदरूनी ग्रुपिंग है, वो फिर जो मुतल्लिका लोग हैं उनके ऊपर बरस पड़ते हैं कि जी आप तो लेट गए, आपने तो मज़ामत नहीं की, आपने तो ये नहीं किया। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई मज़ामत के बजाय मुफाहमत का हाथ बढ़ाता है तो ये सिस्टम उसको सिर्फ जलील करवाता है। मसलन अगर आपकी कोई सुहेल आफरीदी साहब से बातचीत तय हो गई है कि जी उनसे मुलाकात करानी है, तो फिर कोई इफ़ एंड बट ला के उनकी मुलाकात क्यों रोकी जाती है? आप करवा दें ताकि उनके ऊपर भी तनकीद ना हो कि हाँ भाई ये बंदा जो है अगर मिल के आया था तो उसके बदले में इसने मुलाकात ले ली है। आप वो मिल के भी आ जाता है, उस पर तनकीद भी हो जाती है और बदले में उसको मुलाकात भी नहीं मिलती, तो वो फिर आप ख्वार भी उसको करवा देते हैं अपनी पार्टी के हाथों। तो ये जो अनाओं की जंग है हर तरफ से, इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है और उसकी वजह से ना तो कोई आगे मामला बढ़ पाता है और दूसरा इमरान खान की तकलीफ़ में कोई कमी नहीं आती। अब कहानी ये है कि बज़ाहिर तो मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये खींचा तानी इसी तरह चलेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें
इवेंचुअली मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पीटीआई के हाथ इस दफ़ा भी कुछ आएगा। ये बजट भी पेश करेंगे, ये बजट पास भी करेंगे और इस बात का भी इम्कान बहुत कम है कि बदले में इनको कोई मुलाकात मिल जाए। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है, बदले में फिर भी धोखा ही मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे अगली दफ़ा आपको मैं बता देती हूँ कि कोई एक व्लॉग आएगा किसी उधर के हलके से और वो बताएंगे कि नहीं जी वो तो तैयार थे मुलाकात कराने का, जब इन्होंने ये तड़ी लगाई कि हम 3 महीने का बजट पास कराएंगे या हम बजट नहीं पास कराएंगे, तो फिर उनका मूड बदल गया। उन्होंने कहा लो जी फिर करवा लो आप। तो उन्होंने वो नाकामी का सारा मलबा फिर इन पर डालना है। जैसे इमरान खान को जब हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने क्या किया कि जी सब कुछ वो तो तैयार थे, सिस्टम तो तैयार था, मोहसिन नकवी तो तैयार थे, तो अलीमा खान साहिबा ने फलां फलां बात कह दी, उसकी वजह से जो है वो नहीं करवाया गया। तो भाई अगर सिस्टम तैयार ही था तो आप ले जाते, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन जानबूझ के पहले इंगेज किया जाता है, फिर उस पर अमल नहीं होता और फिर उस अमल ना होने का जो मामला है उसका मलबा भी पीटीआई या इमरान खान की फैमिली के ऊपर डाल दिया जाता है कि जी ये नहीं राज़ी हुए तो इस वजह से जो है वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो अब देखते हैं इस मामले पर क्या होता है। बहरहाल अभी शौकत यूसुफजई साहब ने ऐलान कर दिया है कि 19 जून को पूरा ही बजट पेश किया जाएगा। 3 माह के बजट की जो बात थी उसमें कुछ कानूनी सुकम थे, मसाइल हो जाने थे, इसलिए 19 तारीख को जो है पूरा बजट खैबर पख्तूनख्वा का पेश कर दिया जाएगा। तो इससे तो अब क्योंकि अब आप देख रहे हैं पंजाब का भी हो चुका है, सिंध का भी हो चुका है, तो अब अल्टीमेटली खैबर पख्तूनख्वा का भी होना है। तो अब चॉइस इनके पास कम रह गई है, तो अल्टीमेटली अब होना यही है कि मुलाकात भी नहीं मिलनी और बजट भी पास होना ही होना है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सुहेल अफरीदी की ठीक ठाक किस्म की अपनी ही पार्टी के हाथों दुर्गत बनेगी। और अगर उनको कोई थोड़ी सी फेस सेविंग दे दी गई कि चलो मुलाकात कर लो, तो फिर शायद उनकी कुछ आगे बचत हो जाए, वरना ये उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामान बन जाएगा। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं चूँकि ये बात हो रही थी हुकूमत के हवाले से और इस पे, तो सुहेल वड़ाई साहब ने भी मोहसिन नकवी साहब को जवाब दिया है वैसे, और उन्होंने कहा है कि जनाब आप मुझे सहाफ़त छोड़ने के मशवरे दे रहे हैं। तो बात यह है कि वो फिर जिस तरह तंजिया सा कॉलम लिखते हैं उस तरह का उन्होंने कॉलम लिखा है कि बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े हमदर्दी की मेरे साथ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई क्या करें, हमें तो सहाफ़त को हम कह देने में, खैरबाद कह देने में कोई मसला भी नहीं है, लेकिन याद रखें कि जो सहाफ़त है वो तो आमतौर पर रिटायर नहीं होती, लेकिन जो लोग हुकूमत में होते हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं, उनको बहरहाल कभी ना कभी जाना ज़रूर पड़ता है। ये नहीं होता कि वो हमेशा रहे। तो वो उल्टा उन्हें याद दिला रहे थे कि आप याद रखें कि आपको हमेशा के लिए वज़ीर नहीं बन गए, आपको भी इस वजारत से कभी ना कभी हटना ही होगा। अच्छा जी, लेकिन बहरहाल ये अलग बात है कि जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है उनके जहन में ऐसा कोई खदशा नहीं है कि वो कभी भी यहाँ से हटेंगे। वो समझते हैं कि 10-15 साल वो आराम से हुकूमत करेंगे और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि इनको बहुत ज़्यादा एक ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं इस हुकूमत को, इसलिए कि ज़ाहिर है वो फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करते हैं, तो फिर ये कहते हैं लेखे जी हमने तो बड़ा कुछ अचीव कर लिया, और वो इसको अपने लिए बहुत स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, जो कि होती भी है ज़ाहिर है नॉर्मली। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अब मुआहदे के ऊपर फिर अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देते हैं। उधर G7 में बैठ के कह रहे हैं कि जनाब अभी मुआहदा हम कर तो लेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक मफामती यादाश्त है, यानी मेमोरेंडम है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई फाइनल डील है। और वो अगर हम देखेंगे कि ईरान का बिहेवियर कैसा है, अगर ईरान का बिहेवियर उसमें ठीक रहा तो फिर हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं ठीक रहा तो हम दोबारा भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक तरफ आप जो है वो साइन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप फिर धमकियां लगा रहे हैं ईरान को कि जनाब अगर तुम अच्छे बच्चे नहीं बने तो फिर हम तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग कर देंगे। तो बहरहाल ट्रंप के जो बयानात हैं वो तो इसी तरह दिन रात बदलते हैं। ऐसे तो उन्होंने मोदी साहब की भी बड़ी तारीफ़ कर दी और कहा कि जी मोदी तो हमेशा ऑल टाइम ग्रेट मेरा जो है वो दोस्त रहा है। और इवन एक बड़ी अजीब भी उन्होंने बात कर दी कि अगर इंडिया के ऊपर कभी भी अटैक हुआ तो वो इंडिया की सपोर्ट में खड़े होंगे। अब ये बड़ी अजीब और कंट्रोवर्शियल बात की उन्होंने, क्योंकि एक तरफ इधर पाकिस्तान तो ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, मिसाली हो गए, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को इतनी बड़ी बात कहना, इसकी बात समझ नहीं आ रही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हुआ तो इंडिया पे अटैक किसने करना है? ज़ाहिर इसराइल तो नहीं इंडिया पे अटैक करने जा रहा, कि और मुल्क तो नहीं करने जा रहा। तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया के साथ कोई भी, अगर इंडिया पे तो खैर पाकिस्तान भी पहल तो कभी नहीं करता अटैक करने की, लेकिन मकसद ये है कि अगर इंडिया की कभी भी लड़ाई होती है तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के साथ ही होती है ना।
तो अगर इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि कभी भी इंडिया पे अटैक होता है तो वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसका ये कहना कि भाई हम इंडिया के साथ है। भाई फिर आपकी सारी मदद इधर पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से आपको मुश्किल से पाकिस्तान ने निकाला है, तो उधर आप फिर जाके अपना एक नया तिजारती मुआहदा भी इंडिया के साथ बनाने जा रहे हैं, आप दोस्तियां इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। फिर से आपको मोदी की याद सताने लगी है, अपना मतलब निकल गया है, तो अब आपको मोदी याद आने लग गया है कि जो उसके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का। खैर इस पर मेरा ख्याल है अभी शायद बहुत ज़्यादा सीरियस होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो सबको ही पता है, आज ये बात कर रहा है, सुबह फिर उठेगा, फिर उठ के फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करेगा और पाकिस्तान की तारीफ़ें करेगा। तो इसके दिन रात तो स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को एक ऑक्सीजन फ्राहम करने के मुतरादिफ है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।